हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू KRS। सो हम अभी क्वेश्चन बैंक एसपी का कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम क्वेश्चन 2 देख रहे थे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। टोटल आपको क्वेश्चन बैंक में 30 कंसेप्ट्स एक्सप्लेन करने के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो हमने फर्स्ट वीडियो में 14 कंसेप्ट देखे, अभी हम यहाँ पे आगे के देखेंगे। सो 15, 16, 17 और 18 ये चारों कंसेप्ट चैप्टर नंबर 5 के ऊपर से है। तो फर्स्ट वन है उसमें 15th कंसेप्ट है क्रेडिट रेटिंग। तो ये आपको पेज नंबर 85 में टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। सी क्रेडिट रेटिंग से एवरी कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक शैल obtain the credit rating including its net worth, liquidity and ability to pay its deposits on due date from recognized credit rating agency। यानी क्या, तो जो कंपनी एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट पब्लिक के पास से, तो वहाँ पे वो क्या पाती है, किसके पास से, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास से। क्रेडिट रेटिंग यानी उनकी एबिलिटी क्या है, डिपॉजिटर्स को उनका पैसा टाइम पे मिलेगा क्या, उनकी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, उनकी नेट वर्थ प्रॉपर है क्या। तो अगर ये सब सेटिस्फैक्ट्री होगा तो उनको अच्छे से रेटिंग मिलेगा, अगर नहीं होगा तो रेटिंग अच्छे से नहीं होगा। और उसकी वजह से रेटिंग देख के जो भी क्रेडिटर्स है वो डिसाइड करेंगे कि पैसा डिपॉजिट करना है या नहीं करना है। द रेटिंग शैल बी ऑब्टेन फॉर एवरी ईयर during the tenure of deposits and a copy of the credit rating shall be submitted to ROC। उसके बाद नेक्स्ट है 16th एलिजिबल पब्लिक कंपनी। तो ये भी चैप्टर 5 में है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी यानी क्या, तो हमने एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में एक चार्ट देखा था कि मेंबर्स के पास से कौन कौन एक्सेप्ट कर सकता है डिपॉजिट, और पब्लिक के पास से कौन कौन एक्सेप्ट कर सकता है डिपॉजिट। तो जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी एंड एलिजिबल पब्लिक कंपनी, ये सब लोग मेंबर्स के पास से एक्सेप्ट कर सकते हैं। और पब्लिक के पास से पैसा कौन एक्सेप्ट कर सकता है, डिपॉजिट कौन एक्सेप्ट कर सकता है, तो सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। तो वहां पे ये हमने देखा था। तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी यानी क्या, तो एलिजिबल यहाँ पे देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें अगर आपको पूछा है एलिजिबल पब्लिक कंपनी यानी क्या, तो आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। ए, एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम देयर मेंबर्स और डायरेक्टर्स एंड आल्सो फ्रॉम पब्लिक। यहाँ पे वो रह गया है टाइप करना। तो जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी रहती है वो मेंबर्स के पास से और पब्लिक के पास से एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट। ओके, यहाँ पे और एक वर्ड आएगा दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक के पास से पैसा एक्सेप्ट कर सकती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ नेट वर्थ ऑफ नॉट लेस देन 100 करोड़ और टर्नओवर ऑफ नॉट लेस देन ₹500 करोड़। एलिजिबल पब्लिक कंपनी यानी कौन सी कंपनी, तो जिसका नेट वर्थ यानी टोटल पेडअप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो ये जो है टोटल, तो नेट वर्थ शुड नॉट बी लेस देन 100 करोड़। और जिसका टर्नओवर यानी इनकम फ्रॉम सेल फॉर दैट स्पेसिफिक पीरियड इट शुड नॉट बी लेस देन 500 करोड़। तो ऐसी जो कंपनी रहती है उसे क्या बोलते हैं, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। सो दिस कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम देयर मेंबर्स एंड आल्सो फ्रॉम द पब्लिक। उसके बाद नेक्स्ट 17th security deposit in that a point a company can accept 17th secured deposit, a company can accept secured or unsecured deposit। कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है कंपनी, बट इफ अ कंपनी ऑफर्स secured deposit it has to create a charge on its tangible assets विदिन 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। क्योंकि नाम ही है सिक्योर्ड डिपॉजिट, तो अगर कंपनी वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो उनको क्या करना रहता है, चार्ज क्रिएट करना रहता है ऑन टेंजिबल असेट विदिन 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। एंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी शुड बी इक्वल टू द अमाउंट नॉट कवर्ड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस। कभी कभी डिपॉजिट के ऊपर इंश्योरेंस रहता है तो उसमें जो अमाउंट कवर नहीं की गई है तो एटलीस्ट उतने अमाउंट का तो चार्ज क्रिएट करना रहता है। व्हेन इश्यूइंग सिक्योर्ड डिपॉजिट एलिजिबल कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज have to appoint one or more
डिपॉजिट ट्रस्टीज, अगर सिक्योर्ड डिपॉजिट इशू करती है कंपनी तो उनको डिपॉजिट ट्रस्टी जो रहते हैं उनको अपॉइंट करना रहता है। ये जो ट्रस्टी रहते हैं दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर इन केस अ कंपनी डिफॉल्ट इन रीपेइंग द डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर्स का पैसा अगर कंपनी देने में चूक जाती है तो यहाँ पे वो ट्रस्टी क्या करते हैं, उनको हेल्प करती है और कंपनी साइन करती है कॉन्ट्रैक्ट ये डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ जिसका नाम रहता है ट्रस्ट डीड। उसके बाद नेक्स्ट डिपॉजिट रिसिप्ट। See, a company has to issue deposit receipt to the depositors within 21 days. ये जो भी हर एक इसमें अलग अलग डेज मंथ है वो आपने अच्छे से ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। उसके ऊपर बहुत सारे क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आते हैं। सो कंपनी हैज टू इश्यू डिपॉजिट रिसिप्ट टू द डिपॉजिटर विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक और डेट ऑफ रिन्यूअल। जो भी डिपॉजिट का पैसा मिला है या किसी का चेक मिला है, चेक रियलाइज हुआ है या रिन्यू हुआ है, तो वो जैसे यानी पैसे डिपॉजिट के जैसे ही मिलते हैं तो वहां से लेकर 21 दिनों में कंपनी को क्या करना है, डिपॉजिट रिसिप्ट इश्यू करना है टू द डिपॉजिटर एंड द रिसिप्ट हैज टू बी साइंड बाय द ऑफिसर ड्यूली ऑथोराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जिन्हें भी अथॉरिटी दी है तो उन्होंने साइन करना है उसे। अब ये रिसिप्ट में क्या रहता है, तो द रिसिप्ट कंटेन नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिपॉजिटर, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल जो भी इंटरेस्ट देना है एंड डेट ऑन विच इट इज रीपेएबल। डिपॉजिट का पैसा कौन से डेट पे देना है वापस वो डेट भी इसमें मेंशन रहती है। ओके तो ये जो भी हमने देखा अभी ये सब कौन से चैप्टर का है, चैप्टर 5। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे 19th कंसेप्ट करेक्ट इंफॉर्मेशन और 20 है कर्टसी। तो ये दोनों कौन से चैप्टर में से, चैप्टर 6 करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स। सो 19th करेक्ट इंफॉर्मेशन। अगर आपको याद है हमने चैप्टर 6 में देखा था प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विथ मेंबर्स। सी स्टूडेंट्स लेटर्स के ऊपर जो क्वेश्चन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे पॉइंट निकला ही है तो मैं आपको बता दूं चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 जो लेटर्स के ऊपर से है, मैंने पेपर पैटर्न में भी आपको बताया कोई भी आप इसमें से 2 चैप्टर करोगे ना तो भी इनफ है फॉर लेटर राइटिंग। ओके ऑब्जेक्टिव तो तीनों चैप्टर में से आ सकते हैं पर लेटर राइटिंग तीनों में से आएंगे, तीनों में से आपको कोई भी 2 करना है तो आप यानी कोई भी 2 चैप्टर अगर आप करते हो लेटर का करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिटर्स तो भी इनफ है। ओके यहाँ पे इस चैनल के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं 2 चैप्टर के लेटर्स। आप अगर वो 2 चैप्टर के लेटर भी अच्छे से कर लेते हो ना तो आपको लेटर के ऊपर पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उसमें मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरह से लेटर लिखना है और वो आपको पॉइंट्स किस तरह से याद रखना है इजीली। तो चैप्टर 6 में हमने देखा था कि सेक्रेटरी जब लेटर लिखता है मेंबर को तो उसने कौन कौन से प्रिकॉशन लेनी चाहिए, यानी कौन से पॉइंट्स उसने ध्यान रखने चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, जैसे करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टाइम पे दे देना चाहिए, सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है कंपनी की वो ओपन नहीं करनी है, पोलाइटली लेटर लिखना है, लीगल मैटर्स को सब फॉलो करना है, कंपनी की इमेज गुड इमेज जो है वो यानी उसको कुछ भी धक्का नहीं पहुंचना चाहिए इमेज को। तो ये जो सब पॉइंट्स थे तो उसके ऊपर के उसमें से 2 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आपको स्टेट द फॉलोइंग टर्म में पूछा गया है। तो है करेक्ट इंफॉर्मेशन। करेक्ट इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे देखो हमने कैसे लिखा है, इट इज वन ऑफ द प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विथ मेंबर्स। बी द सेक्रेटरी शुड ऑलवेज प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या, तो सेक्रेटरी शुड ऑलवेज प्रोवाइड करेक्ट अप टू डेट एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अप टू डेट यानी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यानी जो भी रियल इंफॉर्मेशन है, रियल मैसेज है वही देना है मेंबर्स को, कोई भी फेक इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। ड्यू केयर शुड बी टेकन व्हाइल गिविंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो भी कंपनी के फिगर्स जैसे इतना प्रॉफिट हुआ है, ये डिविडेंड डिक्लेयर, तो जो भी फैक्ट फिगर है
तो वो करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट कर्टेसी, तो कर्टेसी यानी पोलाइटनेस, ओके, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी while corresponding with members. Now what is mean by courtesy? So it means use of courteous language. Use of courteous language. A courteous letter shows sympathy, respect and mutual understanding. A complaint letter should be replied politely. अगर complaint letter भी है तो भी उसका reply कैसे politely करना है। रूड लैंग्वेज शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड वाइल करस्पॉन्डिंग विथ मेंबर्स। जैसे हम किसी से बात करते वक्त भी कैसे नम्रता से अच्छे से बात करनी चाहिए, उसी तरह से लेटर लिखते वक्त भी कैसे पोलाइटली, लेटर में भी पोलाइटनेस दिखना चाहिए, रूड लैंग्वेज नहीं दिखनी चाहिए। तो ये 20 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 21st, अभी 21st, 22nd एंड 23rd, 21, 22 और 23 ये चैप्टर 9 में से है। तो यहाँ पे हम 21st देखेंगे। अभी चैप्टर 9 कौन सा है? डिपॉजिटरी सिस्टम। तो उसमें जो हमने कंसेप्ट्स रिलेटेड टू डिपॉजिटरी सिस्टम देखा है, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, फंजिबिलिटी एंड ISIN, तो उसी के ऊपर से ज़्यादा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म में पूछा है। डीमटेरियलाइजेशन ये बहुत बार हो गया हमारा, डिस्टिंग्विश में भी हो गया है। डीमटेरियलाइजेशन यानी क्या? जब हम फिजिकल सर्टिफिकेट है शेयर से उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते तो उसे बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। और उसका उल्टा यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर है उसे हम फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते तो उसे बोलते हैं रीमटेरियलाइजेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं डीमटेरियलाइजेशन, इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय अ क्लाइंट कैन गेट फिजिकल सर्टिफिकेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक मोड। यानी जहाँ पे फिजिकल सर्टिफिकेट आप हाथ में ले सकते हो वैसे सर्टिफिकेट उसे कन्वर्ट करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में, डिजिटल फॉर्म में। जैसे आपके अकाउंट, आपके हाथ में पैसे और वो पैसे आपने बैंक में डाले हैं, ओके, ऑनलाइन फॉर्म में है तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गए। फिजिकल सर्टिफिकेट आपके हाथ में आपका 10th का सर्टिफिकेट है और वही आपको बोर्ड के साइट पे दिख रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। उसी तरह से डीमटेरियलाइजेशन ये ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे क्लाइंट अपने फिजिकल सर्टिफिकेट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में। अभी इसकी प्रोसेस कैसी है? तो सेकंड पॉइंट में देखो दिया है बी, द क्लाइंट हैज टू सरेंडर द सर्टिफिकेट्स along with the demat request form to the DP यानी to the depository participant। जो भी बैंक के पास कंपनी डीमैट अकाउंट ओपन करता है तो वहाँ पे अपने फिजिकल सर्टिफिकेट जो है वो दे देना है। उसके साथ साथ कौन सा फॉर्म देना है? आप डीमैट की रिक्वेस्ट कर रहे हो तो डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। अभी ये हमने डीपी को दे दिया तो डीपी आगे क्या करेगा? द डीपी फॉरवर्ड दिस टू द डिपॉजिटरी, ओके। डीपी किसे देगा? वो डिपॉजिटरी को देगा, ओके। और डिपॉजिटरी क्या करेगी? हु इन टर्न फॉरवर्ड इट टू द इश्यूअर। डिपॉजिटरी आगे जो भी कंपनी, जो इश्यूअर कंपनी की जो सिक्योरिटी है उसे वो दे देगी। एंड आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम इश्यूअर द डिपॉजिटरी विल क्रेडिट द सिक्योरिटीज इन द डीमैट अकाउंट विथ डीपी। तो एक बार कंफर्मेशन मिल गया, इश्यूअर कंपनी बोलेगी हाँ बराबर इसके इतने शेयर्स हैं, ये सब इंफॉर्मेशन करेक्ट है। बाद में डिपॉजिटरी क्या करेगी? वो सिक्योरिटी को क्रेडिट कर देगी डीमैट अकाउंट में, जिस बैंक में यानी जिस डीपी के पास वो अकाउंट है वहाँ पे वो क्रेडिट हो जाएगा। अभी उसके अपोजिट रीमटेरियलाइजेशन। रीमटेरियलाइजेशन यानी क्या? ए पॉइंट, it is the process whereby the client can get his electronic holding of securities converted into physical certificate। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है उसे कन्वर्ट करती है, क्लाइंट कन्वर्ट करता है उसे into physical certificate। The client has to submit remat request form to the DP। देखो डीमटेरियलाइजेशन के लिए कौन सा फॉर्म था? DRF, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। और यहाँ पे कौन सा फॉर्म है? RRF यानी रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। ये भी किसे देना है? डीपी को ही, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी के पास या डिपॉजिटरी के पास
इन्वेस्टर क्लाइंट नहीं जाता है तो वो किसके पास जाता है, जो बैंक के पास, जो डीपी के पास अकाउंट ओपन किया है वहां पे ही देगा फॉर्म। बाद में वो क्या होगा, आगे जाके इश्यूअर प्रिंट द सर्टिफिकेट एंड सेंड देम टू द क्लाइंट। बाद में डीपी क्या करता है, वो आरआरएफ जो रहता है वो इश्यूअर कंपनी को देगा और बाद में डिपॉजिटरी को भी देगा। बाद में इश्यूअर क्या करेगी, इश्यूअर यानी जो कंपनी की वो सिक्योरिटी है, वो कंपनी क्या करेगी, वो सर्टिफिकेट का प्रिंट लेगी और वो क्लाइंट को रिटर्न देगी एंड साइमल्टेनियसली कंफर्म द एक्सेप्टेंस ऑफ रीमेट रिक्वेस्ट टू द डिपॉजिटरी। और साथ साथ में डिपॉजिटरी जो है उसे भी कंपनी बता देगी कि हाँ हमने इसके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे थे तो वो कन्वर्ट कर लिए है फिजिकल फॉर्म में और वो क्लाइंट को दे दिया। फिर डिपॉजिटरी क्या करेगी, वो डीपी को इन्फॉर्म करेगी और जो क्लाइंट का अकाउंट है वहाँ पे वो सिक्योरिटी क्या कर देगी, डेबिट कर देगी जी। यानी जैसे हम हमारे अकाउंट में से पैसा निकालते तो अकाउंट में वो डेबिट हो जाता है और जब पैसा डिपॉजिट करते तो क्रेडिट हो जाता है। उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में से निकाल दिए शेयर्स तो डिपॉजिटरी क्या करेगी, डीपी को बोलेगी और उसको सिक्योरिटी डेबिट कर देगी। द डिपॉजिटरी वाया द डीपी डेबिट्स अकाउंट ऑफ द क्लाइंट विथ दोज सिक्योरिटीज। ओके, रीमटेरियलाइजेशन के बाद क्या है, ISIN। CS तीनों के तीनों इसी में से कंसेप्ट्स और टर्म्स रिलेटेड टू डिपॉजिटरी सिस्टम, सिर्फ फंजिबिलिटी यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो ISIN यानी क्या, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये क्या रहता है, इट इज अ कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक सिक्योरिटीज इशू। ओके, हर एक जो सिक्योरिटी रहती है तो उसका जो कोड है वो है ये ISIN। ISIN consists of a 12-digit alphanumeric code which is divided in 3 parts। ये कितने डिजिट का रहता है, 12 डिजिट का रहता है और कैसे है, अल्फा न्यूमेरिक यानी वो जो कोड है उसमें अल्फाबेट भी है और नंबर भी है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ISIN जो 3 पार्ट्स रहते हैं उसमें रहता है, एक तो प्रीफिक्स रहता है, एक बेसिक नंबर रहता है और एक चेक डिजिट रहता है। प्रीफिक्स यानी पहले 2 डिजिट जो रहते हैं वो कंट्री के कोड रहते हैं, जैसे IN रहा तो समझ जाने का वो कोड रहेगा इंडिया का। ओके, उसके बाद बेसिक नंबर रहता है जो 9 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट या फिर सिर्फ अल्फाबेट रहते हैं। ओके, जैसे E002A0101 तो इसमें अल्फाबेट भी आ गए और नंबर भी आ गए। और लास्ट का चेक डिजिट रहता है एट द एंड ऑफ ISIN टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द ISIN, जैसे नंबर रहता है 8। ओके, तो यहाँ पे आपको इतना नहीं लिखना है, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है ये 12 डिजिट का रहता है अल्फा न्यूमेरिक विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ISIN is a standard numbering system which is accepted globally। यानी जैसे अकाउंट के रूल ग्लोबली सब जगह सेम है और एक्सेप्ट किए गए हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के रूल, उसी तरह से ये भी क्या है, स्टैंडर्ड नंबरिंग सिस्टम है जो ग्लोबली सबने एक्सेप्ट की है। और हर एक कंट्री में क्या रहता है, एक उनका नेशनल नंबरिंग एजेंसी रहता है। ओके, जिसको ये अथॉरिटी दी गई रहती है। जैसे इंडिया में वो काम कौन करता है, सेबी करता है। सो इन इंडिया इशूइंग ISINs आर असाइन्ड बाय सेबी टू NSDL फॉर डिमेटेड शेयर। ओके, फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अलॉटमेंट ऑफ ISIN इज डन बाय द RBI। गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी तो ISIN नंबर कौन देता है, RBI देता है। ओके, The company has to apply for ISIN for its securities with documents like prospectus। कंपनी को अप्लाई करना रहता है इसके लिए, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट देने रहते हैं, लाइक प्रॉस्पेक्टस। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अभी हम 24th 23rd हमारा हो गया, अभी 24th एंड 25th एंड 26 डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड फाइनल डिविडेंड। ये तीनों कौन से चैप्टर में से, चैप्टर 10
डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। तो अभी डिविडेंड, डिविडेंड ये कहाँ से वर्ड डिराइव हुआ है वो लिख सकते हो आप इसमें। डिविडेंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिविडेंडम, डिविडेंड का स्पेलिंग उसके आगे UM लगा दो, विच मीन्स दैट विच इज टू बी डिवाइडेड। डिविडेंड ये लैटिन वर्ड डिविडेंडम से आया है, उसका मतलब क्या है, जो डिवाइड करना है, यानी जैसे कंपनी को प्रॉफिट होता है उसे डिवाइड करते हैं शेयर होल्डर्स में। बी, it is that part of the profit of the company which is distributed among its shareholders. Dividend is a share in distributable profits of the company to which the shareholder is entitled when it is formally declared by the company. यानी जो डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि सभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ऐसा नहीं है, तो डिविडेंड ये किसका हिस्सा है, शेयर इन अ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो कंपनी, जो हिस्सा कंपनी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्योंकि कुछ हिस्सा कंपनी रिजर्व में भी डालती है, राइट। तो जो डिस्ट्रीब्यूट करती है प्रॉफिट उसका हिस्सा रहता है। डिस्ट्रीब्यूट किसे करती है, शेयर होल्डर्स को, टू विच द शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड व्हेन इट इज फॉर्मली डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट। ओके, डिविडेंड के बाद की टर्म क्या है, इंटरेस्ट। तो अभी इंटरेस्ट यानी क्या, इन फाइनेंशियल टर्म इट इज मेड फॉर यूजिंग मनी ऑफ अनदर। फाइनेंशियल टर्म में अगर हम बात करें तो डिविडेंड यानी इंटरेस्ट यानी क्या, जो हम किसी का पैसा यूज करते तो उसके लिए हम जो देते हैं उसे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। तो अनदर यानी किसके पास से, दैट इज बोरोअर टेक्स मनी फ्रॉम द लेंडर। बोरोअर किसके पास से लेता है, लेंडर के पास से। सो इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग मनी फॉर द बोरोअर। बोरोअर यानी जो पैसा लेता है किसी के पास से, उसके लिए इंटरेस्ट ये क्या हो गया, खर्चा हो गया। एंड इट इज द इनकम फ्रॉम लेंडिंग मनी फॉर द लेंडर, जो देने वाला रहता है वो पैसा, उसके लिए ये क्या हो गया, आमदनी हो गई, इनकम हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस्ड एज एनुअल परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, लाइक 10,000 है रुपीज लिया है, बोरो किया है, तो उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट, तो ये क्या रहता है, एनुअल, पूरे साल का परसेंटेज रहता है। इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इवन इफ कंपनी मेक्स नो प्रॉफिट, इंटरेस्ट शुड बी पेड। जो हमने डिविडेंड और इंटरेस्ट के डिस्टिंग्विश में देखा था कि अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो भी इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट देना ही रहता है। उसके बाद नेक्स्ट, फाइनल डिविडेंड। ये भी उसी चैप्टर में से हमने देखा था, फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। तो फाइनल डिविडेंड यानी क्या, जो कंपनी डिक्लेयर करती है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और इंटरिम डिविडेंड यानी जो 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में देते हैं। अभी फाइनल डिविडेंड जो रहता है वो डिसाइड और रिकमेंड कौन करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पर डिक्लेयर कौन करता है, शेयर होल्डर। और इंटरिम डिविडेंड डिसाइड भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है और डिक्लेयर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। सो लेट्स सी हियर पॉइंट नंबर 26, फाइनल डिविडेंड। उसमें ए, फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड पेड आफ्टर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इट इज डिसाइडेड एंड रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है। इट इज डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन। तो ये डिक्लेयर कौन करता है, एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर। इट इज डिक्लेयर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अभी वो किस में से दिया जाता है फाइनल डिविडेंड, तो उसके सोर्सेज दिए लाइक करंट ईयर प्रॉफिट, फ्री रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट, money provided by government for dividend, etc. It is declared only after the accounts of the year are prepared and finalized. एक बार अकाउंट पूरे साल के प्रिपेयर हो जाते बाद में ये दिया जाता है। और इसका रेट ऑलवेज ज्यादा रहता है इंटरिम डिविडेंड से। अभी देखते हैं हम इंटरिम डिविडेंड। सी, एन इंटरिम डिविडेंड इज डिविडेंड payment made before a company's annual general meeting and a release of the financial statements.
This declared dividend usually accompanies the company's interim financial statements. Okay, तो interim dividend कब दिया जाता है? It is declared and paid between 2 annual general meeting of an accounting year. 2 annual general meeting के बीच में ये दिया जाता है. And it is decided and declared by the board of directors in the board meeting. Final dividend ये AGM में declare होता है. पर इंटरिम डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनके बोर्ड मीटिंग में. इट कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली इफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिट्स इट्स डिक्लेरेशन. इंटरिम डिविडेंड के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वैसा क्लॉज, वैसा टर्म होना जरूरी है, तो ही कंपनी दे सकती है, उसके लिए परमिशन होनी जरूरी है. एंड इट इज डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. सो चैप्टर 10 के हमने देख लिए. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, जो क्वेश्चन बैंक में दिए हैं. अभी नेक्स्ट चैप्टर में से, चैप्टर 11 में से फाइनेंशियल मार्केट. सो फाइनेंशियल मार्केट is a word that describe a marketplace where bonds, equities, securities, currencies are traded. तो अभी आपको बुक में दिया गया है, वो पॉइंट हम देखते हैं. पॉइंट नंबर बी देखो. A financial market is a market where financial assets, that is financial instruments, are exchanged or bought and sold. जैसे क्लोथ मार्केट में क्लोथ की बाइंग सेलिंग होती है, तो फाइनेंशियल मार्केट ये ऐसा मार्केट है जहाँ पे फाइनेंशियल असेट बॉट एंड सोल्ड होता है, परचेस एंड सेल होता है. फाइनेंशियल मार्केट की वजह से क्या फ़ायदा है? तो फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड कन्वर्ट इट इनटू इन्वेस्टमेंट. लोगों की सेविंग कन्वर्ट करके वो इन्वेस्टमेंट में हम, यानी उसको इन्वेस्टमेंट होता है, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, बाद में कंपनी उसको यूज़ करती है. दस फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोअर्स. फाइनेंशियल मार्केट की वजह से एक ऐसा जगह मिल जाता है जहाँ पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं और कंपनी जिनको पैसे की ज़रूरत है वो बोरोअर को पैसा मिलता है. तो फाइनेंशियल मार्केट ये एक लाइक मिडल मैन का काम करती है. नेक्स्ट नाउ कैपिटल मार्केट, सेम चैप्टर में से है. सो कैपिटल मार्केट, सी इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट में हमने देखा था एक तो मनी मार्केट रहता है, कैपिटल मार्केट. तो मनी मार्केट ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग जहाँ पे होती है, और कैपिटल मार्केट यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग टेक्स प्लेस, जैसे स्टॉक, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स. तो कैपिटल मार्केट इज अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स टेक्स प्लेस. In capital market, the instruments traded have maturity period of more than 1 year. और जो मनी मार्केट है वहाँ पे less than 1 year. So in a capital market, maturity period is more than 1 year. Stock, share, debenture, bond, security of the government are the instruments of capital market. And the long-term funds are required to establish new business, expand or diversify business or purchase of fixed assets. तो जो पर्पस है कैपिटल मार्केट में से बोरो करने का, तो वो मोस्टली किसके लिए? नया बिजनेस अगर एस्टेब्लिश करना हो, एक्सपांड करना हो, जिसके लिए ज़्यादा पैसा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो कहाँ से रेज किया जाता है? कैपिटल मार्केट में से. और जो मनी मार्केट से फंड बोरो किया जाता है, इट इज़ जनरली फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और फॉर small investment. So now अभी last one, stock exchange, 30th. According to the securities contract, तो ये stock exchange ये आपका जो last chapter है उसमें से है. आपको chapter का नाम ही है stock exchange. Okay. According to the securities contract Regulation Act 1956, the term stock exchange is defined as an association, organization or body of individual, whether incorporated or not, established for the purpose of assisting, regulating and controlling of business in buying, selling and dealing in securities. तो ये आपको जो डेफिनेशन दी है वो मैंने आपको यहाँ पे दिया, पर आप जो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म है उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वैसे डेफिनेशन ही आपको लिखनी है.
आप मीनिंग जो आपको दिया है उस तरह से भी आप लिख सकते हो, दैट इट इज़ अ स्पेसिफिक प्लेस वेयर वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर परचेज एंड सोल्ड। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी स्पेसिफिक जगह जहाँ पे सिक्योरिटीज का मार्केटिंग होता है। द टर्म सिक्योरिटीज इंक्लूड इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर एंड एटसेट्रा। तो जो स्टॉक मार्केट है, ओके, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज का दूसरा नाम क्या है, स्टॉक मार्केट, या उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट या शेयर मार्केट और शेयर बाजार। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, आप लिख सकते हो स्टॉक एक्सचेंज इज आल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी मार्केट और स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट और शेयर बाजार। ओके, सो स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक एक्सचेंज है ये क्या है, इट इज एज इंटरमीडिएरी बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स। ओके, तो हमने जो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म पूरे चैप्टर का आपको जो क्वेश्चन बैंक में दिया है, पूरे 12 चैप्टर का हमने 2 वीडियो में कवर किया, तो आप लोग वो दोनों देख लो, यानी आपके पूरे के पूरे 30 कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।